हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम करेंगे चैप्टर 4 हिस्ट्री का सोशल साइंस का स्टार्ट। इस वीडियो में होंगे नोट्स प्लस फुल एक्सप्लेनेशन। एंड इसमें जो लोग कहते रहते कि हमें लॉन्ग नोट्स चाहिए, वो चाहे तो आप शॉर्ट में कितना भी शॉर्ट देख सकते हो, आप माइंड मैप्स देख सकते हो। इसमें होंगे थोड़े से लॉन्ग नोट्स प्लस फुल एक्सप्लेनेशन। एंड चैप्टर का नेम है फॉरेस्ट सोसाइटी एंड कोलोनाइजेशन। सबसे पहले देखते हैं डिफॉरेस्टेशन। द डिसअपियरेंस ऑफ द फॉरेस्ट इज रेफर्स टू एज अ डिफॉरेस्टेशन। जो फॉरेस्ट वगैरह कटिंग डाउन होता है फॉरेस्ट का और फॉरेस्ट गायब होते जा रहे हैं, इस प्रोसेस को हम कहते हैं डिफॉरेस्टेशन। इट इज़ नॉट अ न्यू फिनोमिनन एंड ड्यूरिंग अ कॉलोनियल रूल इट बिकेम अ मोर सिस्टमैटिक एंड एक्सटेंसिव। और कॉलोनियल रूल के टाइम पे ये और भी ज़्यादा सिस्टमैटिक और एक्सटेंसिव हो गया था। उस टाइम पे बहुत डिफॉरेस्टेशन बढ़ गया था और बहुत ज़्यादा, मतलब ऑब्वियसली बात है, बहुत लार्ज स्केल पे हो रहा था। वाई डिफॉरेस्टेशन? तो सबसे पहला पॉइंट यहाँ पे देखते हैं, लैंड्स टू बी इम्प्रूव्ड, इंडस्ट्रियल, रॉ मटेरियल्स, फूड ग्रेन्स फॉर ग्रोइंग पॉपुलेशन एंड कंसिडरिंग फॉरेस्ट एज उस टाइम पे ऐसा कहता है कि फॉरेस्ट एक तरीके का अनप्रोडक्टिव है तो इसको कट डाउन कर देते हैं। फूड ग्रेन्स वगैरह ग्रो करना, जो पॉपुलेशन ग्रो हो रही थी उस टाइम उसके लिए, ठीक है। और ऐसे बहुत सारे ट्रीज थे जो प्रोडक्टिव थे एंड उसको यूज़ करना, उसको काट के जो भी ग्रोइंग पॉपुलेशन है उसको एज अ फूड ग्रेन या फिर रॉ मटेरियल्स की तरह इस्तेमाल करना। स्लीपर्स ऑन द ट्रैक, रेलवे, रॉयल ब्रिटिश नेवी, ये करके जो रेलवे ट्रैक्स वगैरह बिछाना। प्लांटेशन फार्मिंग बाय द यूरोपियन प्लांटर्स वगैरह प्लांटिंग करना, प्लांट्स वगैरह ग्रो करना। लैंड्स टू बी इम्प्रूव्ड इन 1600 1/6 ऑफ द इंडियाज लैंड मास वॉज अंडर द कल्टिवेशन। अब क्या था कि 1600 में 1/6 इंडिया का जितना लैंड मास था वो कल्टिवेशन में ही चला गया। नाउ दैट फिगर हैज़ गोन अप टू अबाउट अ हाफ, और ये पूरा हाफ तक पहुंच गया। मतलब जितना है इंडिया लैंड मास उसमें से जो हाफ जो लैंड है वो कल्टिवेशन में चला गया। इंक्रीज इन द पॉपुलेशन इज इक्वल्स टू इंक्रीज इन द डिमांड ऑफ फूड। और पॉपुलेशन बढ़ना यानी फूड भी उतना ही लगेगा, डिमांड जो होती फूड की वो भी बढ़ रही है। पीजेंट्स एक्सटेंडेड द बाउंड्रीज ऑफ द कल्टिवेशन, और इसीलिए जो कल्टिवेशन का जो प्लांटिंग वाला एरिया था वो भी बढ़ता था पीजेंट्स को। Reasons for the deforestation. During British period, production of the commercial crop like jute, sugar, wheat and cotton expanded due to the need of the industrial raw material. ब्रिटिश पीरियड के टाइम पे इंडस्ट्रियल रॉ मटेरियल्स की नीड बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। इसकी वजह से उन्हें कमर्शियल क्रॉप्स की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, जूट, शुगर, व्हीट, कॉटन। तो इनको ग्रो करने के लिए भी डिफॉरेस्टेशन होता था। ग्रोइंग अर्बन पॉपुलेशन डिमांडेड मोर क्रॉप, और सबसे पहले यही बात है कि अर्बन पॉपुलेशन, सिटीज़ वगैरह में पॉपुलेशन बहुत बढ़ती थी जिसकी वजह से फूड की भी डिमांड बढ़ती जा रही थी। कॉलोनियल गवर्नमेंट कंसिडर्ड फॉरेस्ट एज अनप्रोडक्टिव एंड फुल ऑफ वाइल्डरनेस। मतलब एक तरीके से ऐसे बहुत अच्छे जगह पे एकदम घना जंगल उगा हुआ है, लेकिन कॉलोनियल गवर्नमेंट कहती थी उस टाइम की जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी कि ये एक तरीके का अनप्रोडक्टिव है, यहाँ कुछ हो तो है नहीं रहा, ना कोई रह रहा है, तो कि हाँ रह रहे हैं तो पॉपुलेशन का जो अर्बन एरियाज है उनको होम प्रोवाइड हो रहे हैं, और ना यहाँ पे कोई फूड ग्रेन उग रहा है कि फूड ही सर्वाइव, मतलब फूड ही मिल रहा है उन लोग को ग्रेन ग्रो करके। लैंड इज टू बी ब्रॉट अंडर द कल्टिवेशन। एग्जाम्पल, बिटवीन 1880 1920 कल्टिवेटेड एरिया इंक्रीज बाय 6.7 मिलियन हेक्टेयर्स। तो लैंड क्या था, ये सारी लैंड को कल्टिवेशन के अंडर डाल दिया गया कि हाँ अब इस पर कल्टिवेशन होगी। और 1880 और 1920 के टाइम पे जो कल्टिवेटेड एरिया था, जहाँ पे कल्टिवेशन होना था, प्लांटेशन, वो 6.7 मिलियन हेक्टेयर्स बढ़ गया, सो दैट द ब्रिटिश कुड गेट अ एक्स्ट्रा रेवेन्यू। और यह ऑब्वियसली बात है, ब्रिटिशर्स अपना फ़ायदा देखते थे कि ताकि उनको रेवेन्यू एक्स्ट्रा मिल सके। एक्सपेंशन ऑफ द कल्टिवेशन इज सीन एज अ साइन ऑफ अ प्रोग्रेस, बट इन दिस केस वी मिस्ड इट बिकॉज फॉरेस्ट वॉज क्लियर्ड विच इन टर्न गेव मेनी अदर प्रॉब्लम। उस टाइम पे कल्टिवेशन जैसे जैसे बढ़ रहा था तो उनको कल्टिवेशन का एक्सपेंशन एक तरीके का प्रोग्रेस दिख रहा था कि हाँ इम्प्रूवमेंट हो रही है, ठीक है। बट एक तरीके से अगर उसका दूसरा साइड देखे तो फॉरेस्ट क्लियर होना यानी बहुत सारी और अदर प्रॉब्लम्स को बढ़ावा देना। स्लीपर्स ऑन द ट्रैक्स। वॉट आर स्लीपर्स? वुडन प्लैंक्स लेड अक्रॉस अ रेलवे ट्रैक, दे होल्ड द ट्रैक इन द पोजिशन। और पूरा फॉरेस्ट का एरिया जैसा कि आप देख सकते हो कट करके, जैसे रेलवे की जो दो पैरेलल होते हैं वैसे वुडन के फॉर्म में उस टाइम पे वुडन होते थे, तो वुडन रेलवे ट्रैक्स बिछाना, दे होल्ड द ट्रैक इन द पोजीशन। एंड वो क्या करते थे, जो ट्रैक्स वगैरह को रहते थे साइड साइड में वुडन, वो ट्रैक्स को पोजीशन पे होल्ड करते थे, मतलब उनका इधर उधर ना हो जाए। स्प्रेड ऑफ द रेलवे इम्पैक्ट। अब रेलवे के बारे में देखेंगे कि कैसे रेलवे का इम्पैक्ट स्प्रेड हुआ ओवर द टाइम। आफ्टर 1850s स्प्रेड ऑफ रेलवेज essential for the colonial trade and for the movement of the imperial troops। उस टाइम पे क्या था, आफ्टर 1850 के बाद रेलवेज का स्प्रेड बहुत ज़्यादा ज़रूरी था उस टाइम पे, इसलिए क्योंकि उनको ट्रेड बढ़ाना था, जो ब्रिटिश लोग थे अपना कॉलोनियल ट्रेड बढ़ाना, एंड जो उनका ट्रूप्स वगैरह आर्मी वगैरह मूव था उसका मूवमेंट
वुड वॉज रिक्वायर्ड फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द रेलवेज, और वुड की भी ज़रूरत होती थी, ठीक है, रेलवेज के डेवलपमेंट में, यूज्ड एज अ फ्यूल एंड टू ले द रेलवे लाइन स्लीपर्स। तो जैसा कि हमने देखा कि ये सब डिफॉरेस्टेशन करके रेलवे लाइंस को बिछाना। एग्जाम्पल, ईच माइल ऑफ द रेलवे ट्रैक रिक्वायर्ड बिटवीन 1760 टू 2000 स्लीपर्स। तो अब वहाँ पे स्लीपर्स, यहाँ पे आप समझ रहे हो, जो हमने भी देखा वुडन प्लैंक्स जो थे, जो कि रेलवे ट्रैक्स के आसपास रखते थे हम लोग, ताकि उनकी पोजीशन बनी रहे। तो ईच माइल ऑफ द रेलवे ट्रैक, हर मतलब एक माइल में कितने मीटर्स होते हैं, हर एक माइल रेलवे ट्रैक जो था उसमें कम से कम 1760 से 2000 स्लीपर्स लगती ही थी। ओवर द पीरियड ऑफ द टाइम रेलवे नेटवर्क्स एक्सपेंडेड, ठीक है, और टाइम जैसा जैसा बीता गया तो वैसे वैसे रेलवे नेटवर्क्स भी बढ़ती गई। In 1890, 25,000 and 7,65,000 किलोमीटर्स बाय 1946। और ये थोड़ा नंबर्स बताया गया है कि कैसे रेलवे नेटवर्क्स कितनी हो गई थी। 1819 में 25,500 और 1946 तक ये 7 लाख तक बढ़ गई थी। ड्यू टू दिस देयर वॉज अ ह्यूज डिफॉरेस्टेशन। और आप सोच सकते हो कि इतने स्लीपर्स या इतने रेलवे ट्रैक्स के लिए कितना ज़्यादा डिफॉरेस्टेशन किया गया होगा। इन मद्रास प्रेसिडेंसी अलोन 35,000 ट्रीज वर बीइंग कट एनुअली। और सिर्फ मद्रास की बात करें, मद्रास जो प्रेसिडेंसी थी वहाँ पे 35,000 ट्रीज को एनुअली एक साल में कट किया जाता था। ब्रिटिश नेवी, ब्रिटेन्स रॉयल नेवी ऑल्सो क्रिएटेड अ प्रॉब्लम ऑफ डिफॉरेस्टेशन इन इंडिया। अब हमने रेलवे ट्रैक्स का देख लिया, आप शिप्स वगैरह का देखते हैं, वो भी ट्रेड वगैरह में यूज़ हुआ करती थी। उस टाइम पे भी लोहा वगैरह से ज़्यादा यूज़ नहीं होता था इन सब चीज़ों का बनाना। तो उस टाइम पे क्या होता था, जो शिप्स वगैरह भी बनेगी वो भी किससे बनेगी, वुड से बनेगी। उसके लिए डिफॉरेस्टेशन अलग से होता था। बाय अर्ली 19th सेंचुरी ओक फॉरेस्ट इन द इंग्लैंड वर डिसअपियरिंग। और 19th सेंचुरी तक हो क्या रहा था, जो ओक फॉरेस्ट था, ये आपको याद रखना है, ओक फॉरेस्ट इंग्लैंड में, वो भी धीरे धीरे डिसअपियर हो रहा था। प्रॉब्लम ऑफ द टाइम और सप्लाई फॉर द रॉयल नेवी ऑफ द ब्रिटेन, क्योंकि वो एक तरीके से क्या कर रहा था, सप्लाई कर रहा था रॉयल नेवी ऑफ ब्रिटेन को शिप्स वगैरह बनाने में। और नेवी उस टाइम पे पावर को रिप्रेजेंट करा करती थी। टिम्बर वॉज असेंशियल रिक्वायरमेंट, सो सर्च पार्टीज वर सेंट टू इंडिया टू एक्सप्लोर द रिसोर्सेज इन द इंडिया। और उस टाइम पे टिम्बर जो था वो बहुत ही ज़्यादा उस टाइम पे चल रहा था रिक्वायरमेंट में कि ये चाहिए ही चाहिए। तो सर्च पार्टीज़ को भेजा जाता था इंडिया, ताकि वो रिसोर्सेज कहाँ कहाँ ये मिल सकता है, क्या इसके रिसोर्सेज है इंडिया में, उसको एक्सप्लोर कर सके। देन वास्ट क्वांटिटी ऑफ द टिम्बर वर बीइंग एक्सपोर्टेड फ्रॉम द इंडिया। और फिर क्या किया जाता था कि ये जो सर्च पार्टीज जो भी उन्होंने रिसोर्सेज वगैरह सर्च किए हैं, फिर इसको बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में इसको इंडिया से एक्सपोर्ट बाहर किया जाता था। और इसकी वजह से इंडिया में बहुत ज़्यादा डिफॉरेस्टेशन हुआ। ओके, Plantation. It is a form of the commercial farming in which crop is cultivated on the large tract of the land for the profit motive. Plantations क्या होते हैं कि जब commercial farming करना, मतलब जो बड़े बड़े land के जो छोटे small नहीं, एकदम जब large tract of land में profit कमाने के लिए, वहाँ पे ब्रिटिशर्स लोग क्या करते थे कि सारा फॉरेस्ट क्लियर करवा देना और उतने बड़े लैंड पे फार्मरों से जो है कल्टीवेशन करवाना क्रॉप्स का, ताकि उनको प्रॉफिट मिल सके। तो ये होता था प्लांटेशन। लार्ज एरिया ऑफ द नेचुरल फॉरेस्ट वर क्लियर टू कल्टिवेट क्रॉप्स सच एज अ टी, कॉफी, रबर टू मीट द यूरोप्स ग्रोइंग नीड। तो क्या होता था, जो बड़े बड़े एरिया है, जैसा कि मैंने आपको बताया, नेचुरल फॉरेस्ट जो हुआ करते थे उनको हटा के क्रॉप्स वगैरह कल्टिवेट करवाया जाता था, जैसे टी, कॉफी, रबर, ताकि यूरोप की वहाँ पे जो डिमांड बढ़ रही है वो फुलफिल हो सके। ग्रोइंग इंडस्ट्री एंड ट्रेड डिमांडेड दीज क्रॉप्स। तो जो ग्रोइंग इंडस्ट्रीज और ट्रेड थे उन उधर भी ये क्रॉप्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। जैसे आपने देखा होगा ना, टी की इंडस्ट्री, रबर की इंडस्ट्रीज, तो वहाँ पे भी सबसे पहले तो क्रॉप ही ग्रो होगा ना, फिर वो सब चीज़ें इंडस्ट्री में जाएंगी। वास्ट एरिया ऑफ द लैंड वॉज क्लियर्ड डिफॉरेस्टेशन बाय यूरोपियन प्लांटर्स। तो यूरोपियन प्लांटर्स क्या करते थे, बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन करते थे ट्रीज़ का, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा डिफॉरेस्टेशन होता था। द राइज ऑफ द कमर्शियल फॉरेस्ट्री बैकग्राउंड, टिम्बरशिप एंड द रेलवे रिलेशनशिप। बैकग्राउंड टिम्बरशिप एंड रेलवे, मतलब अभी हमने ऊपर देखा कि किसकी रिक्वायरमेंट थी, डिफॉरेस्टेशन क्यों करते थे। मोटा मोटा अगर हम देखें बैकग्राउंड, तो टिम्बर की ज़रूरत हो गई, शिप की ज़रूरत हो गई, रेलवे रिलेशनशिप, मतलब ये सब का एक साथ अगर हम देखें तो इन सब की ज़रूरतों की वजह से क्या हुआ, डिफॉरेस्टेशन। बट जो थे ब्रिटिशर्स, ऑब्वियस ही बात है, लोकल पीपल भी यूज़ ना कर लें ये इनका जो फॉरेस्ट वाला एरिया है, यूज़ ऑफ फॉरेस्ट, इनकी बहुत ज़्यादा चिंता होती थी ब्रिटिशर्स को, ठीक है, लोकल पीपल्स की नहीं, कि लोकल पीपल यूज़ ना कर ले फॉरेस्ट वगैरह एरिया को। इस वजह से दे माइट डिस्ट्रॉय द फॉरेस्ट, शॉर्टेज फॉर द शिप एंड द रेलवेज। और उनको चिंता ये थी कि ये डिस्ट्रॉय कर सकते हैं लोकल पीपल, क्या पता, फॉरेस्ट को, और इसकी वजह से उनका शिप और रेलवेज वगैरह में प्रॉफिट कम होना या ना बनना, उधर का शॉर्टेज हो जाना।
जर्मन एक्सपर्ट, इसलिए जर्मन एक्सपर्ट जो थे डाइट्रिच ब्रांडेस वॉज इन्वाइटेड, उनको बुलाया गया. ही वॉज मेड द ही वॉज यहाँ मेड हटा लेना, ही वॉज द फर्स्ट इंस्पेक्टर जनरल ऑफ द फॉरेस्ट इन इंडिया. तो फॉरेस्ट के फर्स्ट इंस्पेक्टर जनरल थे डाइट्रिच ब्रांडेस इंडिया में. What did Dietrich Brandes do? इन्होंने किया क्या था? He believed in the science of the conservation which should be the backed by the legal sanction. पेड़ों को बचाना चाहिए, कोई कटिंग वगैरह नहीं होनी चाहिए, एंड ये एक लीगल ऑर्डर यानी लीगल सैंक्शन बन जाना चाहिए कि हाँ जो पेड़ों को बचाना, पेड़ों को नहीं काटना, ये सारे लीगल ऑर्डर्स होने चाहिए. टिम्बर प्रोडक्शन थ्रू द कंजर्वेशन, एंड टिम्बर का प्रोडक्शन होना चाहिए बट पेड़ों को बचा के. फेलिंग ऑफ ट्रीज एंड ग्रासिंग टू बी रिस्ट्रिक्टेड, ग्रासिंग वगैरह को रिस्ट्रिक्ट कर देना चाहिए. जैसे जो घास वगैरह, फॉर एग्जांपल कैटल्स वगैरह जब घास खाती हैं तो वो क्या करती हैं, एकदम जड़ से उस चीज़ को निकाल देती है, तो वहाँ वापस ग्रास ग्रो नहीं हो पाती. ये सब चीज़ों को रिस्ट्रिक्ट कर देना चाहिए. रूल्स अबाउट द यूज ऑफ द फॉरेस्ट रिसोर्स एंड द पन दोज हु वायलेट्स देम, रूल्स वगैरह क्रिएट कराने चाहिए, ठीक है, कि हाँ ये फॉरेस्ट है, यहाँ ये कटिंग नहीं होगी, यहाँ ग्रासिंग रिस्ट्रिक्ट है, और अगर कोई वायलेट करता है तो उसको पनिशमेंट मिलना चाहिए. यहाँ पे पनिशमेंट कर लेना PUN की जगह. Brandeis set up an Indian Forest Service in the 1864 and helped formulate the Indian Forest Act of 1865. तो ब्रांडेस ने क्या किया, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस 1864 में सेटअप किया, एंड साथ ही साथ इंडियन फॉरेस्ट एक्ट जो कि 1865 का था उसको फॉर्मुलेट करा, हेल्प किया कि वो फॉर्मुलेशंस उसमें लाए जाए. इट वाज अमेंडेड ट्वाइस, 1878 एंड 1927, 2 बार उसमें चेंजेस लाए गए. चेंजेस आफ्टर द अमेंडमेंट, मतलब क्या चेंजेस आए अमेंडमेंट ठीक करने के वगैरह के बाद भी. अंडर द अमेंडमेंट ऑफ द 1878 एक्ट, 1878 एक्ट में जो अमेंडमेंट हुए तो उसमें क्या चेंजेस थे वो हम देखते हैं. फॉरेस्ट वर डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरीज, फॉरेस्ट को 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया गया. पहला था रिजर्व्ड, दूसरा था प्रोटेक्टेड, तीसरा था विलेज फॉरेस्ट. अब हम देखते हैं रिजर्व फॉरेस्ट. बेस्ट फॉरेस्ट, विलेजर्स कुड नॉट टेक एनीथिंग फ्रॉम दीज फॉरेस्ट इवन फॉर देयर ओन यूज. तो ये जो रिजर्व फॉरेस्ट थे ये बेस्ट फॉरेस्ट थे, और विलेजर्स भी देखो जिस काम के लिए लाया गया था इनको, तो कि लोकल पीपल ना यूज़ करे फॉरेस्ट को, वही काम इन्होंने अच्छे से किया कि रिजर्व फॉरेस्ट को कोई यूज़ नहीं करेगा, कोई विलेजर कुछ नहीं, चाहे उनको कितना ही खुद के लिए यूज़ मतलब उस फॉरेस्ट से लेना हो, यूजफुल थिंग्स वगैरह एक्सट्रैक्ट करनी हो, कुछ भी ऐसा नहीं होगा. उधर कोई किसी को जाना अलाउड नहीं है. दे आर द रिजर्व वंस. Protected and the village forest. But in case of protected forest, permission is granted on the particular issue. Example, wood can be collected for the fuel or house building. प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट क्या रहते थे, ये प्रोटेक्शन में रहते थे, बट परमिशन लेके हम इनमें से वुड वगैरह काट के कलेक्ट कर सकते थे अगर हमें फ्यूल के लिए चाहिए या फिर हाउस बिल्डिंग के लिए चाहिए. मतलब उस टाइम पे तो कुकिंग वगैरह कैसे होती थी, आग जला के लकड़ी से ही होती थी, और घर वगैरह बनाना उसके यूज़ के लिए आप ले सकते हो. सिमिलर चेंजेस वर स्ट्रेंथन अंडर द अमेंडमेंट ऑफ द 1927. फिर 1927 के एक्ट में भी कुछ सिमिलर चेंजेस ही आए. द इम्पेरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट वॉज सेट अप एट देहरादून इन 1906. तो इम्पीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट को सेटअप किया गया देहरादून में 1906 में. साइंटिफिक फॉरेस्ट्री वॉज टॉट देयर, साइंटिफिक फॉरेस्ट्री सिखाई जाती थी वहाँ पे एज अ सब्जेक्ट, उनका टीच किया जाता था. एंड ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप स्टार मार्क कर सकते हो, ये पूछा जाता है इम्पीरियल फॉरेस्ट रिसर्च के बारे में. साइंटिफिक फॉरेस्ट्री क्या होता है अब ये, बेस्ड ऑन द आइडियाज ऑफ द डिट्रिच ब्रांडेस साइंटिफिक फॉरेस्ट्री वॉज इंट्रोड्यूस इन इंडिया. इंडिया में इसको इंट्रोड्यूस किया गया, एंड ये डिट्रिच ब्रांडेस के आइडियाज़ के ऊपर बेस्ड थी. नेचुरल फॉरेस्ट वर कट डाउन, लॉट्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रीज. नेचुरल फॉरेस्ट को कट डाउन करना, लॉट ऑफ मतलब एकदम अलग अलग तरह के ट्रीज को कट डाउन करना. नाउ इन देयर प्लेस वन टाइप ऑफ ट्री वॉज प्लांटेड इन द स्ट्रेट रोड, दिस इज कॉल्ड द प्लांटेशन. और उनकी जगह पे डिफरेंट ट्रीज को कट कर दिया, और उनकी जगह पे जैसे आप यहाँ देख सकते हो एकदम स्ट्रेट लाइन में सेम तरीके के ट्रीज को प्लांट करना, इसको प्लांटेशन कहते थे. फॉरेस्ट ऑफिशियल सर्वेड द फॉरेस्ट एंड मेड वर्किंग प्लान्स फॉर द फॉरेस्ट मैनेजमेंट. जो फॉरेस्ट ऑफिशियल्स होते थे वो फॉरेस्ट का सर्वे करेंगे, एंड जो भी उसके पे क्या काम रहेगा, इधर क्या ठीक रहेगा इस फॉरेस्ट में, फॉरेस्ट का मैनेजमेंट वगैरह देखते थे. दे प्लान हाउ मच ऑफ द प्लांटेशन एरिया टू कट एवरीवेयर, कि कितना एरिया कट करना चाहिए प्लांटेशन के लिए. द एरिया कट वॉज देन टू बी रीप्लांटेड, और जो एरिया कट करते थे उसको रीप्लांटेशन में डाला जाता था कि अब यहाँ पे फिर से प्लांटेशन होगी, सो दैट इट वॉज रेडी टू बी कट अगेन आफ्टर अ पीरियड, ताकि फिर से हम उसको कट कर सकें और फिर उस पर न्यू रीप्लांटेशन कर सकें. हाउ वर द लाइव्स ऑफ द पीपल अफेक्टेड, डिफरेंट पर्सपेक्टिव रिगार्डिंग वॉट अ गुड फॉरेस्ट शुड लुक लाइक. अब क्या होता था कि इस सब चीज़ों का लोगों की लाइफ पे क्या इफेक्ट पड़ रहा था, तो डिफरेंट पर्सपेक्टिव थे, कैसा गुड फॉरेस्ट, एक अच्छा फॉरेस्ट कैसे दिखना चाहिए.
ठीक है, विलेजर्स का, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का, सबका अलग। विलेज फॉरेस्ट का देखते हैं। वांटेड अ फॉरेस्ट विद अ मिक्सचर ऑफ द स्पीशीज टू सेटिस्फाई डिफरेंट नीड्स, फ्यूल, फोडर एंड लीव्स। विलेजर्स फॉरेस्ट क्या कहते थे कि एक ऐसा फॉरेस्ट, गुड फॉरेस्ट वही होता है जहाँ पे सभी प्रकार के स्पीशीज़ रहते हों और वहाँ पे मतलब उनको सब कुछ मिल जाए, लकड़ियाँ मिल जाए फ्यूल के लिए, फॉडर मिल जाए, खाना वगैरह भी रहे, एंड लीव्स वगैरह सब कुछ रहे। Forest Department wanted a forest suitable for building or railways, needed trees with a hardwood, tall and straight, teak and saw. अब क्या होता था कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट किस तरीके का फॉरेस्ट चाहते थे, वो चाहते थे कि ऐसा फॉरेस्ट हम बनाएं जो कि हमारे बिल्डिंग्स बनाने में, रेलवेज बनाने में हेल्पफुल रहे, और वो ऐसे ट्रीज ग्रो अप करना चाहते थे कि फॉरेस्ट में रहें एकदम हार्ड वुड वाले और एकदम टॉल रहें, स्ट्रेट रहें। जैसे फॉर एग्जाम्पल टीक और साल का जो वुड, जो पेड़ होता है, वो उनको चाहिए था। डिपेंडेंस ऑफ द पीपल ऑन द फॉरेस्ट एरिया, फॉरेस्ट एरिया पे लोगों की ज़िंदगी उस टाइम पे तो बहुत डिपेंडेंट रहती थी। फॉरेस्ट प्रोडक्ट एज अ फूड, फ्रूट्स एंड द ट्यूबर, अब जैसे फ्रूट्स वगैरह और ट्यूबर वगैरह खाने के लिए फॉरेस्ट से लेते हो। हर्ब्स जैसे कि मेडिसिन वगैरह भी उस टाइम पे आप हर्ब्स वगैरह फॉरेस्ट से ही लोगे, फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स हैं ये। वुड फॉर एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स लाइक योक्स एंड प्लो, अगर आपको एग्रीकल्चर के लिए भी उस टाइम पे जो इम्प्लीमेंट्स, मतलब जो चीज़ों का इस्तेमाल होता था वो भी वुड की बनती थी, उसके लिए भी आपको फॉरेस्ट पेड़ वगैरह चाहिए। बैम्बू इज़ यूज फॉर द फेंसेज एंड बास्केट, बास्केट वगैरह बनाना है फेंसेज, तो उसके लिए बैम्बू का इस्तेमाल होता था। दे obtain वाटर बॉटल, डिस्पोजेबल प्लेट्स एंड कप्स, रोप्स, ऑयल एक्सेट्रा, ये सब चीज़ें, बॉटल, डिस्पोजेबल प्लेट्स, कप, रोप्स, ऑयल, ये सब फॉरेस्ट से मिलती थी। बट द फॉरेस्ट एक्ट meant savior hardship for the villagers across the country, बट फॉरेस्ट विलेजर्स के लिए एक बहुत ही मुश्किल था, मतलब उनको ये सब चीज़ें फुलफिल हो पाना। पूरे कंट्री की यहाँ पे बात हो रही है कि विलेजर्स के लिए बहुत मुश्किल था, सब कुछ जो था वो ब्रिटिश के कब्जे में था, ब्रिटिशर्स के। कटिंग वुड, ग्रेजिंग देयर कैटल्स, कलेक्टिंग फ्रूट्स एंड रूट्स, हंटिंग एंड फीडिंग बिकेम इलीगल। अब क्या होता था कि उनका जो बेसिक नीड था कि जंगल से पेड़ काटना, उनके कैटल्स वगैरह को ग्रेज करना, फ्रूट या रूट्स जो भी उनको, ये सब जो नीड वाली चीज़ें हैं, ये सब कलेक्ट करना, ये सब इलीगल कर दिया गया था। Due to this, peoples were forced to steal woods and other items from the forest, and if they were caught, they faced many problems. और इसी वजह से लोग चुराना शुरू हो गए, मतलब वो जाते थे लकड़ियाँ वगैरह सब चुराना, कोई भी फॉरेस्ट का प्रोडक्ट हो वो चुराना, और इसकी वजह से उनको बहुत सारी दिक्कतें होती थी। ब्राइब, हरेसमेंट, वुमेन, फ्री फूड एक्सेट्रा, जैसे ब्राइब देना या फिर हरेस करना वुमेन्स को, फ्री फूड लेना, ये सब चीज़ें। हाउ डिड फॉरेस्ट रूल अफेक्ट द कल्टिवेशन? The major impact of the European colonialism was on the practice of shifting cultivation. अब क्या था कि फॉरेस्ट रूल ने कल्टिवेशन को कैसे अफेक्ट किया, तो इसका जो मेजर इम्पैक्ट था वो यूरोपियंस के ऊपर ही पड़ा, ठीक है, क्योंकि वो किसके ऊपर था, शिफ्टिंग कल्टिवेशन। अब शिफ्टिंग कल्टिवेशन क्या होता है कि उस टाइम के कॉलोनियल पीरियड को कैसे अफेक्ट किया शिफ्टिंग कल्टिवेशन, जिसको हम स्वीडन एग्रीकल्चर भी कहते हैं। Types of traditional farming practiced in the many parts of the Asia, South Africa and mainly by the tribes. और ये टाइप का जो आप सुनोगे शिफ्टिंग कल्टीवेशन, ये एशिया, साउथ अफ्रीका और मोस्टली ये ट्राइब्स लोगों के द्वारा किया जाता था। ओके, नोन एज लेडिंग इन द साउथ ईस्ट एशिया, साउथ ईस्ट एशिया में इसको लेडिंग के नाम से जानते थे, एंड सेंट्रल अमेरिका में मिल्पा के नाम से, और काइट मेन और टेवी के नाम से अफ्रीका और चाइना में और श्रीलंका में। इन इंडिया इट इज़ नोन बाय मैनी लोकल नेम, और इंडिया में इसको बहुत सारे लोकल नेम से जाना जाता था, जैसे ध्या, पेंडा, पोडू, नेवड, झूम, बेवार, खंदान एंड कुमरी, इन सब के नामों से ये लोकल नेम्स हैं जिनके थ्रू ये शिफ्टिंग कल्टिवेशन जाना जाता था। अब इसको किया कैसे जाता था हम देखते हैं। पार्ट ऑफ द फॉरेस्ट इज कट, पहले आप एक पार्ट ऑफ फॉरेस्ट को कट करोगे एंड देन उसको जला देते थे, ठीक है। सीड्स आर शोन इन द एशेज आफ्टर द फर्स्ट मानसून रेन्स। अब क्या होता था, अब राख ही राख हो गई जलने के बाद, फिर क्या किया जाता था, जब फर्स्ट मानसून रेन होती थी उसके बाद आप सीड्स को क्या करोगे, सो करोगे, सीड्स को डाल दिया जाता था ज़मीन में। क्रॉप्स आर हार्वेस्टेड बाय, और फिर जब उधर से प्लांटेशन आप मतलब नॉर्मल कल्टीवेशन करके क्रॉप्स को हार्वेस्ट कर लेते थे अक्टूबर और नवंबर के टाइम पे। यहाँ पे आप देख सकते हो सेकेंडरी फॉरेस्ट है, प्राइमरी और सेकेंडरी फॉरेस्ट, इसको कट किया, बर्न किया, फिर एनुअल क्रॉप जो था फर्स्ट मानसून के टाइम पे आप सीड सो कर दोगे एंड देन उसके बाद अक्टूबर नवंबर में इसकी कटिंग कर दोगे। Such activity is performed for a couple of years on the same plot, then the plot is left for 12 to 18 years and a new plot is cleared for the farming. और फिर यही सेम प्रोसेस जो मैंने अभी आपको बताया वो बहुत सालों के लिए, कपल ऑफ ईयर्स के लिए करते थे, 2, 3 से 4 साल तक। फिर उसके बाद क्या किया जाता था,
उसको प्लॉट को उसको वैसे का वैसा उस लैंड को छोड़ देते थे 12 to 18 ईयर्स के लिए। एंड फिर उसके बाद क्या होता था, एक नए प्लॉट पे जाएंगे एंड फिर उसको कट करेंगे ये शिफ्टिंग कल्टिवेशन के लिए। मिक्सचर्स ऑफ द क्रॉप इज ग्रोन इन दिस, यहाँ पे इस कर लेना, ओके यहाँ पे is grown on these plots, millets, manioc, maize, beans, ये सब अलग अलग तरीके के क्रॉप्स एक साथ उगाए जाते थे उन्हीं प्लॉट्स पे, मिक्सचर ऑफ दीज प्लॉट्स। एंड हाउ इट वाज अफेक्टेड ड्यूरिंग द कॉलोनियल पीरियड, अब ये कैसे अफेक्ट हुआ कॉलोनियल पीरियड में। यूरोपियन फॉरेस्टर्स रिगार्डेड दिस प्रैक्टिस एज हार्मफुल, अब यूरोपियन फॉरेस्ट को लगा कि ये बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल है, ये नहीं करना चाहिए, बिकॉज लैंड कल्टिवेटेड एवरी फ्यू ईयर्स कुड नॉट ग्रो ट्रीज एज फॉर रेलवे टिम्बर्स, क्योंकि उनको लगता था ये जो लैंड आप कल्टिवेट कर रहे हो शिफ्टिंग कल्टिवेशन के थ्रू, इन लैंड्स पे क्या होता था, वो पेड़ नहीं उग सकते, मतलब टिम्बर वाले जिसको रेलवे में हम यूज़ कर सकते हैं, तो उनका बेसिकली प्रॉफिट कम होता था कि हाँ रेलवे वगैरह में सेटअप नहीं कर सकते। बर्निंग ऑफ द फॉरेस्ट एडेड अ डेंजर ऑफ द फ्लेम्स स्प्रेडिंग एंड बर्निंग ऑफ द वैल्यूएबल टिम्बर, तो उस टाइम पे जो वैल्यूएबल टिम्बर था उस टाइम पे उनको खतरा था कि इसको कुछ अफेक्ट ना हो जाए टिम्बर को, ये फॉरेस्ट के बर्निंग वगैरह से। इट वॉज डिफिकल्ट टू कैलकुलेट एंड कलेक्ट टैक्स फ्रॉम देम, और उस टाइम पे ये भी होता था कि टैक्स को कैलकुलेट करना, इन लोगों से कलेक्ट करना बहुत मुश्किल हो जाता था। गवर्नमेंट डिसाइडेड टू बैन शिफ्टिंग कल्टिवेशन, और इसलिए जो गवर्नमेंट थी उन्होंने ये शिफ्टिंग कल्टिवेशन को बैन कर दिया उस टाइम पे। मैनी कम्युनिटीज़ वर फोर्सिबली डिस्प्लेस्ड फ्रॉम देयर होम्स इन द फॉरेस्ट, एंड बहुत सारी कम्युनिटीज़ को ज़बरदस्ती हटा दिया गया, जो भी उनका घर था फॉरेस्ट में वहाँ से चेंज ऑक्यूपेशन, उन्होंने ऑक्यूपेशन चेंज करने पे मजबूर हो गए थे। वाइल सम रेजिस्ट थ्रू द लार्ज एंड द स्मॉल रिवेलियन, और कुछ ज़बरदस्ती रेजिस्ट करना, लड़ना वगैरह इन्वॉल्व रहते थे उसमें। हु कुड हंट, अब हंटिंग पे आते हैं। न्यू फॉरेस्ट लॉज अफेक्टेड द लाइफ ऑफ द फॉरेस्ट ड्वेलर्स, पीपल लिविंग इन और नियर द फॉरेस्ट, और ये जो नए फॉरेस्ट लॉज थे ये फॉरेस्ट ड्वेलर्स की लाइफ, जो मतलब फॉरेस्ट के पास या फॉरेस्ट के अंदर या फिर उसी के आसपास रहते थे, उनकी लाइफ में भी अफेक्ट हुआ न्यू फॉरेस्ट लॉज की वजह से। सर्वाइव बाय द हंटिंग डियर, पार्ट्रिज एंड वेराइटी ऑफ द स्मॉल एनिमल्स, बट अंडर अ न्यू फॉरेस्ट लॉज देयर कस्टमरी प्रैक्टिस वॉज प्रोहिबिटेड, इफ दे कॉट हंटिंग दे वर पनिश्ड फॉर द पोचिंग। अब हंटर्स की लाइफ किससे चलती थी, हंटिंग करना, मतलब डियर, पैट्रिज और जो छोटे बड़े जानवर हैं उनका हंटिंग करना। पैट्रिज एक बर्ड होती है, ठीक है, तो इनका सर्वाइवल इसी से चलता था। बट अंडर द न्यू फॉरेस्ट लॉज देयर कस्टमरी प्रैक्टिस वॉज प्रोहिबिटेड, बट नए फॉरेस्ट लॉज के हिसाब से ये लोग ये नहीं कर सकते थे, ये प्रोहिबिशन में आ गया। इफ़ दे कॉट हंटिंग दे वर पनिश्ड फॉर द पोचिंग, अगर उनको हंटिंग करते हुए मिल गए, पकड़ा गया तो उनको पनिशमेंट हो जाएगी, ठीक है, उनको पनिश किया जाएगा। Hunting on a wide scale, while tribals were deprived of the customary rights, at the same time hunting of a big game became a sport. तो अब जिस टाइम पे ये सब चीज़ें प्रोहिबिटेड हो रही थी कि उनके कस्टमरी राइट से उनको रोका जा रहा था हंटिंग करने से, उसी टाइम पे क्या हो रहा था कि हंटिंग एक तरीके का एमर्जिंग स्पोर्ट बन रहा था, बिग स्पोर्ट, ठीक है। हंटिंग ऑफ अ टाइगर एंड अदर बिग एनिमल्स एंड द कल्चर रिलेटेड टू इट, अब टाइगर की हंटिंग करना, या बहुत सारे ऐसे एनिमल्स होते हैं जिनकी हंटिंग करते हैं और वो कल्चर से रिलेटेड होता है उनके। बट ड्यूरिंग द कॉलोनियल पीरियड हंटिंग रीच टू सच एक्सटेंडेड दैट वेरियस स्पीशीज बिकेम ऑलमोस्ट एक्सटेंड, जैसा कि हमने बोला कि उस टाइम पे एक स्पोर्ट बन गया था, एक तरीके से गेम बन गया था बहुत बड़ा। तो उस कॉलोनियल के पीरियड में उस टाइम पे क्या हो रहा था कि इतने सारे जानवर की हंटिंग हो रही थी, टाइगर्स वगैरह, एंड बहुत सारे रीजन में ये एक्सटेंड हो रहे थे, और बहुत सारे ऐसे स्पीशीज़ है जो एक्सटिंक्ट हो चुके थे पूरी तरीके से। ब्रिटिश सॉ लार्ज एनिमल्स एज अ साइन ऑफ द वाइल्ड, प्रिमिटिव एंड द सैवेज सोसाइटी, तो ब्रिटिश लोग ये जो जितने भी लार्ज एनिमल्स थे, वाइल्ड एनिमल्स जैसे कि टाइगर्स वगैरह हो गए, छोटे से छोटा जानवर, उनको ऑब्जर्वेशंस में रखते थे, एंड वो सोचते थे कि दे बिलीव दैट बाय किलिंग द वाइल्ड एनिमल्स दे वुड, और वो इंडिया को सिविलाइज कर सकते हैं अगर वो एनिमल्स वगैरह किलिंग हो उनकी। पीपल्स वर रिवॉर्डेड फॉर किलिंग टाइगर्स, वुल्व्स एंड अदर लार्ज एनिमल्स, और लोगों को रिवॉर्ड करना स्टार्ट कर दिया जो लोग टाइगर्स वगैरह, वुल्व्स वगैरह और बड़े से बड़ा जानवर को किल करते थे। Hunting numbers during 1875-1925, over 80,000 tigers and 150,000 leopards were killed for the reward, और रिवॉर्ड के लिए इतने सारे जानवरों को उस टाइम पे मार दिया गया था। किलिंग टाइगर इज इक्वल्स टू स्पॉटिंग ट्रॉफी, और अगर आपने टाइगर को किल कर दिया तब तो आपने एक तरीके से ट्रॉफिंग होती थी कि आपने इस स्पोर्ट में ट्रॉफी जीत ली, ऐसा। ओके, महाराजा ऑफ द सरगुजा अलोन शॉट 1157 टाइगर्स एंड 2000 लेपर्ड अप टू 1957, तो जो महाराजा थे सरगुजा के, उन्होंने अकेले ही 157 टाइगर्स और 2000 लेपर्ड 1957 तक ख़त्म कर दिए थे मार के। ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेटर जो जॉर्ज यूलू थे, ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेटर थे, उन्होंने भी 400 टाइगर्स किल कर दिए थे।
तो इसको आप इधर से इतना जो है वो कट डाउन कर लेना। तो क्या होता था कि जो एनवायरमेंटलिस्ट थे वो और जो कंजर्वेटिव थे वो बोलते थे कि नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए, और वो प्रोटेक्शन के लिए आर्ग्यू करते थे कि इन सबकी प्रोटेक्शन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप देख सकते हो यहाँ पे कितने सारे टाइगर्स को मार के एक साथ एंड फोटो वगैरह खींची गई है। न्यू ट्रेड्स, न्यू एम्प्लॉयमेंट एंड न्यू सर्विसेज। colonial control over the forest has a positive impact also। ये जो colonial control था forest के ऊपर, इसका एक positive impact भी था। some opportunity open up in a trade, क्योंकि उससे क्या होता था कि एक अपॉर्चुनिटी मिली ट्रेड में। many communities left their traditional occupation and started trading in a forest pro। दिस अपॉर्चुनिटी वॉज इन्जॉयड अक्रॉस द वर्ल्ड। तो बहुत सारे कम्युनिस्ट थे, उन्होंने अपना जो भी उनका ट्रेडिशनल ऑक्यूपेशन था, जैसे उनके दादा परदादा जो भी करते आ रहे थे, वो सब छोड़ के इन्होंने ट्रेडिंग स्टार्ट किया, ट्रेडिंग फॉरेस्ट वगैरह में। दिस अपॉर्चुनिटी वॉज इन्जॉयड, और अक्रॉस द वर्ल्ड ये अपॉर्चुनिटी सबको मिलने लगी। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे है मुंडुरुका पीपल्स ऑफ द ब्राजीलियन अमेजोन। ओके, ग्रोइंग डिमांड्स फॉर द रबर। मुंडुरुकू पीपल शिफ्टेड फ्रॉम द कल्टिवेशन से, नॉर्मल कल्टिवेशन से, वाइल्ड रबर से लेटेक्स की कल्टिवेशन में शिफ्ट हो गए। स्टार्टेड सप्लाइंग इट टू द ट्रेडर्स, और फिर उसको ट्रेडर्स को सप्लाई करते थे। ग्रेजुअली दे बिकम कंप्लीट डिपेंडेंट ऑन द ट्रेडर्स, और फिर धीरे धीरे वो पूरे तरीके से ट्रेडर्स पे ही डिपेंड हो गए। ट्रेड इन द फॉरेस्ट प्रोडक्ट। अब फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स में देख लेते हैं। इन इंडिया ट्रेड इन द फॉरेस्ट प्रोडक्ट वॉज नॉट न्यू, नया नहीं था बिल्कुल भी इंडिया में उस टाइम पे। From medieval period, आदिवासी used to trade hides, horns, silk, cocoons, ivory, bamboos, spices, fibers, grasses, gums and resins। इन सब का ट्रेड करना medieval टाइम से ही, ये न्यू नहीं था, ये उस टाइम से ही चलता था। नोमैडिक कम्युनिटीज लाइक द बंजारास और ट्रेडर्स, उस टाइम पे ये जो नोमैडिक कम्युनिटी थी, बंजारा या ट्रेडर्स, ये सब इस चीज़ में इन्वॉल्व थे। ब्रिटिश केम इन इंडिया, रेगुलेशंस ओवर द ट्रेड। ब्रिटिश फिर इंडिया में आई और ट्रेड में कुछ रेगुलेशंस, कुछ चेंजेस वगैरह होना स्टार्ट हुए। ट्रेडिंग राइट्स वर गिवन टू यूरोपियन ट्रेडिंग फर्म्स। ट्रेडिंग राइट्स किसको मिल गए? यूरोपियन ट्रेडिंग फर्म्स को मिल गए। ग्रेजिंग एंड हंटिंग बाय लोकल पीपल, ये सब रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया, ग्रेजिंग, हंटिंग। Many pastoralists and the nomadic communities like the Korawa, Karacha, Yerokula of the Madras Presidency lost their livelihood। ऐसे बहुत से nomadic और pastoralist communities थी जिन्होंने अपना घर बार सब उनसे छूट गया। Their conditions, they were called as, अब उनकी conditions क्या थी? They were called as a criminal tribes, उनको criminal tribes का कहने लगे। Forced to work instead in the factories, mines and plantation under the government। गवर्नमेंट के अंडर उनको फैक्ट्रीज, माइंस और प्लांटेशन में काम करना पड़ता था। They got work, बट हाँ उनको काम मिला। वर्क डिड नॉट ऑलवेज मीन इम्प्रूव वेलबींग फॉर द पीपल, और उस टाइम पे ऐसा नहीं था कि वैसी बात है कि आपको काम मिल गया तो बस आपका वेलबींग एकदम सुधर गया, क्योंकि उस टाइम पे ब्रिटिशर्स के अंडर काम करना, इट वॉज सच अ प्रेशर। देयर वेजेस वर लो एंड कंडीशंस फॉर द वर्क वर वेरी बैड। उनका वेजेस बहुत ही कम था, उनके कंडीशंस जहाँ पे वो काम करते थे वो बहुत ख़राब थे। दे कुड नॉट रिटर्न बैक टू देयर होम ईजिली, और अपने घर भी वापस आसानी से नहीं लौटते थे टाइम वगैरह पे। पीपल फ्रॉम द असम, संथाल्स एंड द ओरावंस फ्रॉम द झारखंड, गॉन्स फ्रॉम द छत्तीसगढ़ वर रिक्रूटेड टू द वर्क ऑन द टी प्लांटेशन। इन सबको काम कहाँ मिला? टी प्लांटेशंस पे। रेबिलियन इन द फॉरेस्ट। In many parts of the world and across the world, forest communities rebelled against the changes that were being imposed। तो अब उसके खिलाफ जाना, जो उन पे चेंजेस इम्पोज किए गए थे उसके खिलाफ रेबेलियन, मतलब लड़ना वगैरह कि नहीं ये सब हम नहीं मानेंगे, और जो भी कम्युनिटीज़, फॉरेस्ट कम्युनिटीज़ थे इसके खिलाफ खड़े होते थे। एग्जाम्पल्स: सिद्धू एंड कनू इन द संथल परगनास एंड बिरसा मुंडा ऑफ द छत्तीसगढ़, अलूरी सीतारमन राजू ऑफ द आंध्र प्रदेश। ये सब दे आर द बेस्ट एग्जाम्पल कि कैसे इन्होंने रेबिलियन स्टार्ट किया, जो भी चेंजेस इन पे इम्पोज किए गए थे उसके खिलाफ। और ये तीनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ सकते हैं, तो ये तीनों ही आपको एग्जाम्पल अच्छे से याद करके रखना है। They all rebel because of the suppression, injustice and the atrocities over them, and most important reason for the rebellion was interference in their forest culture and the life। इन सभी ने रेबिलियन किया, रेबल किया, अपोज किया। क्यों? क्योंकि ये जो सप्रेशन, ये जो इनजस्टिस इनके साथ हो रहा था, ये जो एट्रोसिटीज़ इन पे थोपी जा रही थी, ये बहुत ही बड़ा रीज़न था इनके रेबिलियन का। क्योंकि ब्रिटिशर्स क्या करते थे? इनके फॉरेस्ट, इनके कल्चर, इनके लाइफ में इंटरफेयर करते थे। वन सच रेबिलियन विच टुक प्लेस इन द किंगडम ऑफ द बस्तर इन द 1910। और ऐसा ही एक रेबिलियन किंगडम ऑफ बस्तर में हुआ था 1910 में। ओके, The people of the Bastar, located in the southernmost part of the Chhattisgarh border, Andhra Pradesh, Orissa and यहाँ पे आप एंड कर लेना, एंड महाराष्ट्र। ये कहाँ पे बस्तर कहाँ लोकेटेड है ये दिखाया, सदर्न मोस्ट पार्ट जो है छत्तीसगढ़ का, यानी आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और महाराष्ट्र का बॉर्डर काइंड ऑफ, वहाँ पे ये लोकेटेड है। जियोग्राफिकल लोकेशन है ये इसकी। और ये जो इसका सेंट्रल पार्ट इस प्लेट्यू, छत्तीसगढ़ प्लेन लाइज इन द नॉर्थ। बस्तर के आसपास क्या है ये बता रहा है, जैसे सेंटर में उसके प्लेट्यू और छत्तीसगढ़ प्लेन नॉर्थ में, और गोदावरी प्लेन उसके साउथ में, और इंद्रवती रिवर जो है ईस्ट टू वेस्ट फ्लो करती है बस्तर के। पीपल्स फेथ,
कम्युनिटी सच एज मारिया, मूरियागॉन्स, धूरावास, भतरन, हलबाज लिव्स इन द बस्तर, ये सारी कम्युनिटीज़ हैं जो कि उस टाइम पे बस्तर में रहती थी। शेयर कॉमन कस्टम्स एंड बिलीव्स, और ये एक साथ कॉमन कस्टम और बिलीव्स शेयर करती थी। ये अर्थ को वर्शिप करती थी बिकॉज विलेज वॉज गिवन इट्स लैंड बाय द अर्थ, क्योंकि वो मानती थी जो विलेज, ये गाँव जो उनको मिला है ये अर्थ के का जो ही है, एक हिस्सा है लैंड जिसपे उनका गाँव बसा हुआ है। लुक आफ्टर अर्थ एंड बाय मेकिंग ऑफरिंग्स एट ईच एग्रीकल्चर फेस्टिवल, कोई भी ऐसा एग्रीकल्चर का फेस्टिवल आता था वो अर्थ को ऑफरिंग्स करना और अर्थ का ध्यान रखना, उनके लैंड का ध्यान रखना, वो ऐसा पूजा वगैरह वर्शिप करते थे। शो रिस्पेक्ट टू द स्पिरिट्स ऑफ द रिवर, फॉरेस्ट, माउंटेन, अर्थ में जितनी भी चीज़ें प्रेजेंट है, रिवर, फॉरेस्ट, माउंटेन, उनको रिस्पेक्ट शो करना। ईच विलेज यूजेज अ नेचुरल रिसोर्सेज इन देयर बाउंड्री, और हर विलेज जो था वो क्या यूज़ करता था, एक नेचुरल रिसोर्स यूज़ करता, मतलब उनके बाउंड्री में एक नेचुरल रिसोर्स रहते थे, उसको यूज़ करना। इन केस दे यूज द रिसोर्स फ्रॉम अदर बाउंड्रीज दे पे अ स्मॉल फी कॉल्ड द देवसारी दंड और मैन इन एक्सचेंज। तो क्या होता था कि अगर मान लो उन्होंने किसी और की बाउंड्री से वो रिसोर्स यूज़ कर लिया तो उनको एक स्मॉल फी वो पे करते थे, जिसको आप देवसारी या दंड कहो या फिर एक मैन एक्सचेंज में। वो ये सारी उनकी पनिशमेंट थी, जो वो बेसिकली अगर वो यूज़ कर लेते किसी और का रिसोर्स तो उनको पे करना, वो खुद पे करते थे। एंगेजिंग वॉचमैन टू प्रोटेक्ट द फॉरेस्ट, और वॉचमैन वगैरह रखना ताकि फॉरेस्ट वगैरह प्रोटेक्ट रहे। एनुअल हंट वेयर द हेडमैन ऑफ द विलेजेस इन अ परगाना क्लस्टर ऑफ द विलेजेस मीट एंड डिस्कस इशू ऑफ द कंसर्न इंक्लूडिंग द फॉरेस्ट। एनुअल हंट वगैरह जो करते थे ये लोग, जहाँ पे जो हेड होता था, हेडमैन होता था विलेज का, जैसे इन परगाना, अमीट, और जितना भी इशू वगैरह ये एनुअल हंट के टाइम पे, और उसका कंसर्न, फॉरेस्ट को भी ध्यान में रखना है, एनुअल हंटिंग वगैरह को भी ध्यान में रखना, इसके क्या कंसर्न है, क्या ऐसे इशू राइज होते हैं, वो सब डिस्कस होता था। द फियर ऑफ द पीपल, कोलोनियल गवर्नमेंट प्रपोज्ड टू रिजर्व 2/3 ऑफ द फॉरेस्ट इन द 95 में क्या था कि जो कोलोनियल गवर्नमेंट थी उन्होंने 2/3 जो था फॉरेस्ट का हिस्सा वो रिजर्वेशन में डाल दिया था कि हाँ ये रिजर्व फॉरेस्ट है। स्टॉप शिफ्टिंग कल्टिवेशन, हंटिंग एंड कलेक्शन ऑफ द फॉरेस्ट प्रोड्यूस, उन्होंने शिफ्टिंग, कल्टिवेशन, हंटिंग और जो फॉरेस्ट का कलेक्शन था वो सब स्टॉप कर दिया, रोक दिया था, उस पर रोक डाल दी थी। पीपल ऑफ द पीपल ऑफ द बस्तर वर वरीड, अब सब लोग ऑब्वियसली बात है टेंशन में आ गए थे। ओनली सम विलेजेस वर अलाउड टू स्टे इन द रिजर्व फॉरेस्ट, और कुछ ही विलेजेस थी, जैसे आपको पता है कि रिजर्व फॉरेस्ट में विलेजेस का जो यूज वाली नीडी चीज़ है उनको भी इस्तेमाल करना अलाउड नहीं था, लेकिन कुछ विलेजेस थे जिनको अलाउड था कि हाँ आप रिजर्व फॉरेस्ट में रह सकते हो। सो डेट द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट गेट अ पीपल फॉर द वर्क सच एज अ कटिंग एंड एक्सपोर्टिंग ट्रीज, प्रोटेक्टिंग फॉरेस्ट। तो ये ऐसा इसलिए करते थे ताकि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को लोग मिल जाए, फिर वो उन्हीं विलेजेस जो रिजर्व फॉरेस्ट में रहती थी उन्हीं लोगों से कटिंग करना, ट्रीज की एक्सपोर्ट करवाना एंड फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करना फायर से, ये सबका ध्यान रख सके। दीज विलेजेस केम टू बी नोन एज अ फॉरेस्ट विलेजेस, और इन विलेजेस को हमने कहा कि ये क्या है, फॉरेस्ट विलेजेस। पीपल ऑफ द अदर विलेजेस वर डिस्प्लेस्ड विदाउट एनी नोटिस और द कंपेंसेशन, और जो बाकी विलेजेस थे और वहाँ के जो लोग थे उनको हटा दिया गया बिना किसी नोटिस, बिना किसी कंपेंसेशन दिए गए। जैसे आज क्या होता है कि ठीक है आपकी दुकान को हम हटा रहे हैं रेलवे की लाइंस बिछाने के लिए तो हम आपको इतना कंपेंसेशन देते हैं, बट वहाँ उस टाइम पे ऐसा कुछ नहीं हुआ था। ठीक है, पीपल्स वर ऑलरेडी नॉट हैप्पी ड्यू टू इंक्रीज लैंड रेंट, क्योंकि क्या होता था लोग तो ऑलरेडी खुश नहीं थे क्योंकि लैंड का रेंट बढ़ गया था। डिमांड फॉर द फ्री लेबर्स, और फ्री लेबर्स का डिमांड उस टाइम पे बहुत था कि अरे आपको काम करना पड़ेगा फ्री, ठीक है, फ्री में। एंड गुड्स बाय द कोलोनियल ऑफिसर्स एंड द फेमाइंस, तो जो भी चीज़ों का इस्तेमाल होता था कल्टीवेशन वगैरह में, ट्रैक्टर्स वगैरह जो भी उस टाइम में प्लो वगैरह, वो भी नहीं दिया जाता था, उनकी सप्लाई भी नहीं होती थी। 1899 और 1900 एंड 1907 एंड 1908 ये सब चीज़ें इस टाइम पे चल रही थी। हाउ डिड रेबिलियन स्टार्टेड, अभी रेबिलियन स्टार्ट कैसे हुआ? डिस्कशन ओवर द इशूज, हेडमैन एंड द प्रीस्ट ऑफ द सेवरल विलेजेस एट अ पब्लिक प्लेसेस। तो सबसे पहले तो डिस्कशन शुरू हुआ इस इशू पे, जो भी हेडमैन और विलेजेस के प्रीस्ट वगैरह थे पब्लिक प्लेसेस पे, इसका डिस्कशन शुरू हुआ। द इनिशिएटिव वॉज टेकन बाय द धुरवास ऑफ द कंगर फॉरेस्ट वेयर द रिजर्वेशन फर्स्ट टुक प्लेस। तो अब इनिशिएटिव किसी ना किसी को तो लेना पड़ेगा, तो धुरवास जो थे कंगर फॉरेस्ट के, इन्होंने इनिशिएटिव लिया और यहाँ पे रिजर्वेशन, मतलब सबसे पहले रिजर्वेशन यहाँ से शुरू हुआ। दिस इज द कांगड़ा फॉरेस्ट, यहाँ पे आप कांगड़ा कर लेना, दिस इज द टाइपिंग मिस्टेक। लीडरशिप, पीपल स्पीक ऑफ द गुंडाधुर फ्रॉम द विलेजेस ऑफ द नेतर। अब और भी लोगों का अंदर ये चीज़ आ गई कि हाँ अब हमें भी बोलना शुरू करना चाहिए। इन 1910 मैंगो बॉस अ लंप ऑफ द अर्थ, चिलीज एंड एरोज बिगिन सर्कुलेटिंग बिटवीन द विलेजेस टू रेबल अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स। तो ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट रेबल करने के लिए जो मैंगो बूज और जो लंप ऑफ अर्थ और चिलीज, एरो, ये सब विलेजेस में सर्कुलेट करना शुरू कर दिया कि अब हम रेबल स्टार्ट करेंगे।
एवरी विलेज कॉन्ट्रीब्यूटेड समथिंग टू रेबिलियन एक्सपेंसेस। रेबिलियन के एक्सपेंसेस को ऑब्वियसली बात है, इन सब चीज़ों को जुटाने में जो खर्चा वगैरह था, मतलब इन सब में सब विलेजेस ने कॉन्ट्रीब्यूट किया। फाइनली देयर वॉज एन आउटब्रेक। अब आउटब्रेक शुरू हुआ। बाजार्स वर लूटेड, द हाउस ऑफ द ऑफिशियल्स एंड द ट्रेडर्स, स्कूल एंड पुलिस स्टेशन वर बर्न एंड रॉब्ड एंड ग्रेन रीडिस्ट्रीब्यूटेड। तो क्या किया जाता, सभी बाजार को लूटपाट शुरू हो गई थी। जितने भी हाउस ऑफ ऑफिशियल्स के हाउस थे, ट्रेडर्स के, स्कूल्स, पुलिस और पुलिस स्टेशन वगैरह जो था वो सब जला दिया गया, रॉब्ड कर दिया गया। एंड ग्रेन, और जो ग्रेन वाला जो चीज़ें थी, जो अनाज था, उनको रीडिस्ट्रीब्यूट किया गया। विलियम वर्ड्स ऑब्जर्वेशन, अब उन्होंने जो देखा, विलियम का वो वर्ड ऑब्जर्वेशन उन्होंने दिया। फ्रॉम ऑल द डायरेक्शंस केम स्ट्रीमिंग इनटू द जगदलपुर पुलिस, मर्चेंट्स, फॉरेस्ट, पियंस, स्कूल मास्टर्स एंड द इमिग्रेंट। तो इन्होंने ये बात बताई कि तो सारे डायरेक्शन से, मतलब पुलिस, मर्चेंट्स, फॉरेस्ट, पियन, स्कूल मास्टर सब आ रहे थे। ऑब्वियस सी बात है, सबका ये सब जो आउटकम लगा हुआ था, इसकी वजह से बहुत भगदड़ मची हुई थी। सप्रेशंस ऑफ द बस्तर रेबिलियन। अब क्या हुआ था कि बस्तर रेबिलियन का इनका सप्रेशन स्टार्ट हो गया था। ब्रिटिश सेंटेड ट्रूप्स टू सप्रेस द रेबिलियन। अब ब्रिटिश ऑब्वियसली बात है शांत तो रहेंगे नहीं, उन्होंने भी अपने ट्रूप्स वगैरह भेजने शुरू कर दिए इस रेबिलियन को रोकने के लिए। ब्रिटिश सराउंडेड देयर कैंप्स एंड फायर्ड अपॉन देम। तो ब्रिटिश ने वो जितने भी कैंप्स वगैरह थे उनको ऑब्वियसली बात है उनके आसपास, और उनको जला दिया, उनके आसपास सराउंडिंग वगैरह बना के, पनिशिंग ऑल दोज हु पार्टिसिपेटेड इन रेबिलियन। और जितने भी लोगों ने इन रेबिलियन में पार्टिसिपेट किया था उन सबको पनिश करना स्टार्ट किया। मोस्ट विलेजेस वर डेजर्टेड एज पीपल फ्लेड इनटू द जंगल। और बहुत सारे विलेजेस एकदम सब खाली हो गए, एकदम रेगिस्तान बन गए। जैसे रेगिस्तान बनना मतलब एकदम खाली हो जाना कि, और सब लोग जो है जंगल की तरफ भाग गए। विद इन द 3 months, February to May, द ब्रिटिश रीगेन कंट्रोल। और 3 महीने के अंदर अंदर ब्रिटिश का कंट्रोल वापस आ गया था। रेबिलियन वॉज अ विक्ट्री फॉर द रेबल बिकॉज, अब ये रेबिलियन एक तरीके से विक्ट्री थी रेबल्स के लिए। क्यों? क्योंकि ब्रिटिश डिड नॉट मैनेज टू कैप्चर द गुंडादुर, क्योंकि ब्रिटिशर्स गुंडादुर को कैप्चर नहीं कर पाए थे। द रिजर्वेशन वॉज टेम्परेली सस्पेंडेड एंड टू बी रिजर्व्ड वॉज रिड्यूस्ड टू रफली हाफ ऑफ द दैट प्लान बिफोर 1910। और अगर आपको क्वेश्चन आता है कि इम्पैक्ट क्या था, तो उसमें भी आप ये लिख सकते हो। ओके, अब रिजर्वेशन को सस्पेंड कर दिया गया। एंड जब ऑब्वियसली बात है रिजर्वेशन स्टार्ट भी हुआ, जब रिजर्वेशन स्टार्ट हुआ तब भी कम कर दिया गया उसको, हाफ तक। जितना प्लान किया गया था 1910 में दिया गया था, उसका आधा कर दिया गया अभी। आउटकम, स्ट्रगल ऑफ द पीपल ऑफ द बस्तर डज नॉट एंड देयर। लेकिन बस्तर के जो लोग थे उनका स्ट्रगल अभी भी खत्म नहीं हुआ। द प्रैक्टिस ऑफ कीपिंग पीपल आउट ऑफ द फॉरेस्ट एंड रिजर्विंग देम फॉर यूज कंटिन्यूड आफ्टर इंडिपेंडेंस ऑल्सो। अच्छा, ये लोगों को बाहर रखना फॉरेस्ट से और उन फॉरेस्ट को रिजर्व रखना, ये इंडिपेंडेंस के बाद भी चलता रहा। इन 1970 प्रपोजल ऑफ द वर्ल्ड बैंक, 1970 में जो वर्ल्ड बैंक का प्रपोजल था, 4,600 हेक्टेयर्स ऑफ नेचुरल साल फॉरेस्ट शुड बी रिप्लेस्ड बाय द ट्रॉपिकल पाइन टू ऑब्टेन द पल्प फॉर द पेपर इंडस्ट्री। अब ऐसे होता था कि 4600 हेक्टेयर्स का जो नेचुरली जो साल के फॉरेस्ट थे उनको रिप्लेस करके ट्रॉपिकल पाइन उगाना, ताकि पल्प मिल सके और पेपर इंडस्ट्री में काम आ सके। अगेंस्ट दिस लोकल एनवायरमेंटलिस्ट प्रोटेस्टेड एंड द प्रोजेक्ट वॉज स्टॉप। और इसके खिलाफ जो लोकल एनवायरमेंटलिस्ट थे उन्होंने प्रोटेस्ट किया एंड इस प्रोजेक्ट को स्टॉप किया। फॉरेस्ट ट्रांसफॉर्मेशन इन द जावा, colonial rule in the Java was by the Dutch, नीदरलैंड। अब फॉरेस्ट ट्रांसफॉर्मेशन देखते हैं जावा में कैसे था, क्या था। कॉलोनियल रूल जो था जावा में वो किसके द्वारा किया गया था? डच का कंट्रोल था वहाँ पे, नीदरलैंड, डच जो कि नीदरलैंड से थे। टुडे जावा इज अ फेमस एज अ राइस प्रोड्यूसिंग आइलैंड इन द इंडोनेशिया। आज जावा को एक फेमस राइस प्रोड्यूसिंग आइलैंड कहा जाता है जो कि इंडोनेशिया में है। बट वंस अपॉन अ टाइम इट वॉज कवर्ड मोस्टली विद द फॉरेस्ट। बट एक टाइम पे बहुत मतलब फॉरेस्ट ही फॉरेस्ट था उस एरिया में। डच स्टार्टेड फॉरेस्ट मैनेजमेंट इन द जावा। तो डच ने क्या किया? फॉरेस्ट मैनेजमेंट स्टार्ट किया जावा में। टिम्बर टू बिल्ड अ शिप, और टिम्बर का यूज ऑब्वियसली किस में करते थे? शिप वगैरह बनाने में। द वुड कटर ऑफ द जावा। ओके, कलंग्स, अ कम्युनिटी ऑफ द स्किल्ड फॉरेस्ट कटर्स एंड शिफ्टिंग कल्टिवेटर्स ऑफ द जावा। तो ये कलंग्स क्या थे? एक कम्युनिटी थे स्किल्ड फॉरेस्ट कटर, मतलब इनको ऑब्वियसली बात है फॉरेस्ट कटर के जैसे हर चीज़ में स्पेशलिस्ट होते हैं, ये भी एकदम स्किल्ड थे फॉरेस्ट कटिंग कर में। एंड शिफ्टिंग कल्टिवेटर्स ऑफ द जावा, और जावा के जो शिफ्टिंग कल्टिवेटर्स थे वो उनका बेसिकली एक कम्युनिटी था। In 1755, during the split of the Mataram kingdom, the 6,000 Kalang families were equal between the two kingdom. अब जैसे कि ये पूरा का पूरा किंगडम है, इसमें क्या होता है? 6,000 कलंग फैमिलीज को इक्वली डिवाइड कर दिया गया था, 3,000 इधर और 3,000 इस तरफ। अंडर कोलोनियल पीरियड डच ट्राइड टू मेक अ कलंग्स वर्क अंडर देम फॉरेस्ट मैनेजमेंट। तो कोलोनियल के टाइम पे क्या था कि डच कोशिश करते थे कि कलंग्स को बोलते थे कि आप हमारे अंडर काम करो, ओके, फॉरेस्ट मैनेजमेंट वाला जो काम रहता था इसमें।
एक्सपर्टाइज इन द हार्वेस्टिंग टीक, और हार्वेस्टिंग टीम में एक्सपर्टीज रहना. ओके. किंग्स कैन नॉट बिल्ड देयर पैलेसेस विदाउट देम, और किंग्स ऑब्वियसली बात है अपना पैलेस बिल्ड करना इनके बिना पॉसिबल नहीं था. इन 1770 कलंग्स रेजिस्टेड बाय अटैकिंग अ डच फोर्ट एट द जोआना बट द अपराइजिंग वर सप्रेस्ड. इसका मतलब ये है कि कलंग्स ने क्या किया, जो अटैक किया डच फोर्ट में, मतलब जोआना पे, बट ऑब्वियसली बात है उस अपराइजिंग को जो ये कर रहे थे उसको सप्रेस कर दिया गया, दबा दिया गया. डच साइंटिफिक फॉरेस्ट्री. Dutch enacted forest laws in the Java restricting villagers access to the forest. अब डच वगैरह ने लोगों ने क्या किया, फॉरेस्ट लॉज को जो है वो उसमें चेंजेस वगैरह लाए, उसको प्रोड्यूस किया, इनैक्ट किया जावा में, एंड विलेजर्स को रिस्ट्रिक्ट किया कि आप फॉरेस्ट का एक्सेस नहीं, आप नहीं जा सकते. कटिंग ऑफ द वुड वॉज स्पेसिफाइड फॉर मेकिंग रिवर बोट्स एंड कंस्ट्रक्टिंग हाउसेज, और वुड वगैरह कट करना ताकि रिवर बोट्स बना सके. इट वॉज अलाउड फ्रॉम द स्पेसिफिक फॉरेस्ट एंड अंडर द सुपरविजन, और वो अलाउड भी था तो एक स्पेसिफिक फॉरेस्ट में, और वो भी सुपरविजन के अंडर. Villagers were punished for grazing the cattle in the young stands, transporting woods without a permit, or traveling or forest road with the horse cart or the cattle. विलेजर्स को पनिश किया जाता था अगर वो कैटल्स वगैरह ग्रेस करते थे यंग स्टैंड्स में, और वुड वगैरह ट्रांसपोर्ट करते थे बिना परमिशन के ही, या फिर ट्रैवल करना फॉरेस्ट रोड में हॉर्स कार्ट या कैटल किसी के साथ भी. Dutch Forest Services was introduced to manage forest for the shipbuildings and the railway. अच्छा, फॉरेस्ट सर्विस इंट्रोड्यूस क्या किया गया कि मतलब फॉरेस्ट को मैनेज करना, किस लिए, क्योंकि उनको शिप वगैरह बिल्ड करना है, रेलवे लाइंस बिछानी है, इसलिए. हाउएवर obtaining a timber required a labor, और टिम्बर अगर आपको obtain करना है तो आपको लेबर वर्क तो चाहिए. कट द ट्रीज, ट्रांसपोर्ट द लॉग्स, प्रिपेयर फॉर द स्लीपर्स, मतलब पेड़ों को काटना एंड देन उसको ट्रांसपोर्ट करना, उन लॉग्स जो लकड़ी के जो टुकड़े होते थे, ठीक है, उनको स्लीपर्स फिर बनाना. डच फर्स्ट इम्पोज रेंट ऑन द लैंड्स बीइंग कल्टिवेटेड, एंड डच पहले क्या करता था कि रेंट्स वगैरह इम्पोज करता था उन लैंड्स पे जिन पे कल्टिवेशन किया जा रहा है. देन एग्जेम्प्टेड सम विलेजेस फ्रॉम दिस रेंट, और ऑब्वियस बात है कुछ विलेजेस को नहीं कि आप रेंट नहीं दो, क्योंकि आप ऑब्वियस बात है वो हायर क्लासेस को बिलोंग करते थे. ऑन द कंडीशन दैट दीज विलेजेस वर्कड कलेक्टिवली टू प्रोवाइड द फ्री लेबर्स एंड बफेलोज फॉर कटिंग एंड ट्रांसपोर्टिंग. और कंडीशन क्या थी कि हाँ वो विलेजेस क्या प्रोवाइड करेंगे, फ्री लेबर्स प्रोवाइड कर रहे हैं या फिर बफेलोज वगैरह या फिर प्रोवाइड कर रहे हैं ताकि टिम्बर्स को ट्रांसपोर्ट किया जा सके. दिस सिस्टम ऑफ प्रोवाइडिंग द फ्री लेबर वॉज नोन एज अ ब्लैंडॉन डिंगस्टन कहा जाता था. लेटर ऑन दे वर गिवन अ स्मॉल वेजेस बट राइट टू कल्टिवेट वॉज रिस्ट्रिक्टेड. फिर बाद में उनको थोड़े बहुत वेजेस दे दिया जाता था, बट हाँ कि वो राइट टू कल्टिवेट वहाँ से वो अभी भी रिस्ट्रिक्टेड थे कि नहीं कर सकते आप कल्टिवेशन. ओके. Salmon's challenge. He lived in the random Blangton village having the teak forest. सैमन जो थे वो एक थिंकर, एक फिलोसोफर थे, ये अपने आइडियाज़ को बताते थे. ये टीक फॉरेस्ट जिस विलेज में था रैंडम ब्लैंकटन, इसमें रहते थे. बिगिन क्वेश्चनिंग द स्टेट ओनरशिप ऑफ द फॉरेस्ट, और क्वेश्चन करना शुरू कर देते थे स्टेट ओनरशिप को. हिज आर्ग्यूमेंट वॉज दैट विंड वाटर अर्थ वुड वॉज नॉट क्रिएटेड बाय द स्टेट. इनका यही आर्ग्यूमेंट था कि ये सब चीज़ें विंड वाटर अर्थ वुड ये स्टेट ने नहीं क्रिएट किए, स्टेट शुड नॉट ओन, और इसके ऊपर स्टेट का अधिकार भी नहीं होना चाहिए. Soon his idea turned into the widespread movement, और धीरे धीरे इनका आइडिया एक वाइडस्प्रेड मूवमेंट में टर्न आउट हो गया. हिज सन्स इन लॉ, जो इनके सन इन, यहाँ पे सन इन लॉ कर लीजिएगा, उनके जो सन इन लॉ थे वही सब इसका पार्ट बन गए. Samanists protested by lying down on their land when the Dutch came to survey it, while other refuses to pay taxes or fines or perform the labor. सैमनिस्ट क्या थे, वो प्रोटेस्ट करते थे. सैमनिस्ट यानी जो इनके आइडिया को फॉलो करते थे, ठीक है. वो कैसे प्रोटेस्ट करते थे, लैंड पे लेट जाना या फिर उसको, और जब डच सर्वे करने आते थे लैंड पे लेट जाना, रिफ्यूज कर देना टैक्सेस वगैरह पे करके. बाय 1007 2000 फैमिलीज वर फॉलोइंग हिज आइडिया. 1007 तक अगर हम बात करें तो 2000 फैमिलीज थी जो इनके आइडिया को फॉलो करना स्टार्ट कर दी. वॉर एंड डिफॉरेस्टेशन. फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंड द सेकेंड वर्ल्ड वॉर हैड अ मेजर इम्पैक्ट ऑन द फॉरेस्ट. ऑब्वियसली बात है वर्ल्ड वॉर होगी और फॉरेस्ट पे इसका इम्पैक्ट ना, ऐसा नहीं हो सकता. तो बहुत बड़ा इम्पैक्ट था इन दोनों वॉर्स का फॉरेस्ट पे. केस इन इंडिया, कटिंग ऑफ द ट्रीज, अबैंडनिंग द वर्किंग प्लान टू मीट द वॉर नीड, ठीक है. इन सब चीज़ों के लिए मतलब पेड़ वगैरह काटना और वर्किंग प्लान को अबैंडन कर देना और वॉर नीड के लिए पेड़ को काटना, वो ये सब केसेस इंडिया में थे. अब जावा में क्या था, एज द जापानीज वर गोइंग टू ऑक्यूपाई द रीजन डच फॉलो द स्कॉच्ड अर्थ पॉलिसी. जैसे क्या था, जापानीज जो थे वो उस रीजन को ऑक्यूपाई करने वाले थे, तो क्या हुआ, डच ने स्कॉच्ड अर्थ वाली पॉलिसी फॉलो की. स्कॉच्ड अर्थ पॉलिसी क्या थी, डच colonial officer destroyed sawmills and burnt huge piles of the giant teak logs, ठीक है.
जो डच कॉलोनियल ऑफिसर्स थे, इन्होंने 100 के जितने भी मिल्स थे उन सबको डिस्ट्रॉय कर दिया, और बड़े बड़े मतलब एकदम जाइंट जो पहाड़ जैसे टीक के लॉग्स थे, जो लकड़ी के होते नहीं है लॉग्स, उनको जला देना, सो डैट द जापानीज, ताकि जापानीज को ना मिले ये सब चीज़ें, क्योंकि जापानीज क्या थे तब ऑक्यूपाई करने वाली थी. एट द सेम टाइम जापानीज ऑल्सो एक्सप्लॉइटेड द फॉरेस्ट रेकलेसली फॉर द वॉर इंडस्ट्री. तो ये सब चीज़ें क्यों कर रहे थे? ताकि जो जापानीज हैं वो ना एंटर कर सके, ना कवर अप या फिर अपना डॉस जमा सके डच पे. लेकिन ये सब बाद में उन्होंने ऑक्यूपाई कर ही लिया इस रीजन को. एट द सेम टाइम जापानी ऑल्सो एक्सप्लॉइटेड द फॉरेस्ट रेगुलरली फॉर द वॉर इंडस्ट्रीज. और सेम टाइम जापानीज ने भी जितने फॉरेस्ट वगैरह थे उन सबको रेगुलरली बहुत बुरी तरीके से एक्सप्लॉइट कर दिया. वैक्यूम ऑफ द पावर, विलेजर यूज दिस अपॉर्चुनिटी टू एक्सपैंड द कल्टिवेबल लैंड. और विलेजर्स ने इस अपॉर्चुनिटी को कैसे यूज़ किया कि लैंड वगैरह अपना कल्टीवेशन बढ़ाने के लिए. दिस ऑल लीड टू द ह्यूज डिफॉरेस्टेशन. इसकी वजह से बहुत डिफॉरेस्टेशन हुआ. न्यू डेवलपमेंट इन द फॉरेस्ट्री सिंस 1980s गवर्नमेंट अक्रॉस एशिया एंड द अफ्रीका. अब न्यू डेवलपमेंट कैसे हुए? 1980s में जो गवर्नमेंट थी एशिया और अफ्रीका में थी. कंजर्वेशन ऑफ द फॉरेस्ट रेदर देन कलेक्टिंग अ टिम्बर हैज़ बिकम अ मोर इंपॉर्टेंट गोल. तो ऑब्वियसली बात है, अब इतना डिफॉरेस्टेशन होने के बाद फॉरेस्ट के बारे में कि फॉरेस्ट को कैसे कंजर्व करें ये सोचा जाता था, ना कि उनका मेन फोकस इस पे था कि कैसे टिम्बर को कलेक्ट किया जाए. वो उनका इंपॉर्टेंट गोल नहीं था. ठीक है, फॉरेस्ट को कंजर्व करना उनका इंपॉर्टेंट गोल था. पीपल हु लिव नियर द फॉरेस्ट मस्ट बी इंक्लूडेड इन द कंजर्वेशन. तो जो लोग फॉरेस्ट में रहते थे, ठीक है, वो इस कंजर्वेशन का पार्ट बने. ऑब्वियसली बात है, वो तो चाहते ही थे कि फॉरेस्ट को कंजर्व किया जाए. बिकॉज इन मैनी केसेज लोकल कम्युनिटीज कंट्रीब्यूटेड अ लॉट इन द कंजर्वेशन. और बहुत सारे केसेज में लोकल कम्युनिटीज ने बहुत ज़्यादा अपना कंट्रीब्यूशन दिया कंजर्वेशन में. पीपल प्रोटेक्टिंग फॉरेस्ट इन द नेम ऑफ द सैक्रेड ग्रुव्स. सैक्रेड ग्रुव्स के नाम पे मतलब लोगों ने प्रोटेक्ट किया फॉरेस्ट को. विलेज पेट्रोलिंग देयर ओन फॉरेस्ट. विलेजेस की पेट्रोलिंग वगैरह अपने खुद के फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए. दिस ओपन्स अप एन अपॉर्चुनिटी ऑफ थिंकिंग ऑफ द डिफरेंट टर्म ऑफ द फॉरेस्ट मैनेजमेंट. और ये ऑब्वियसली बात है, ये जब फॉरेस्ट मैनेजमेंट, इस तरीके का फॉरेस्ट मैनेजमेंट बाकी लोगों को भी थिंकिंग डेवलप करना और अपॉर्चुनिटी देना कि हाँ इस तरीके से फॉरेस्ट मैनेजमेंट करना, फॉरेस्ट प्रोटेक्ट करना. तो ये एक आइडिया था और जिसको प्रैक्टिस में लाया गया था. आई होप ये वीडियो आपको समझ आएगा, ये चैप्टर आपको बहुत ही क्लियर एंड कट समझ आएगा. जो लोग कहते हैं कि लॉन्ग नोट्स नहीं रहते, तो यहाँ पे आई होप आपको लॉन्ग नोट्स मिले होंगे प्लस फुल एक्सप्लेनेशन. तो इस वीडियो के लिए इतना ही. मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में. थैंक यू वेरी मच.